हेलो हेलो हेलो। शुरू खत्म करें। आज चला इसका हम लोग कर देंगे समापन। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। हम तो सोचे थे चला 4-5 दिन चलेगा, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। आ जाओ इधर। पहला इंद्रधनुष। कौन धनुष चला? इंद्रधनुष जो बनता है, कहते हैं इंद्रधनुष में सूर्य की के आपतित किरण का, ये जो इंद्रधनुष बनता है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है। ये पानी की बूंद है। ये क्या है चला? पानी की बूंद है। अब पानी की बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है तो ये इसको कितने रंगों में विभक्त कर देता है? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में विभक्त कर देता है? 100 1 7। आई हो जाता है चला बे आ नी पी ना ला। तो देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ये क्या होता है? अपवर्तन। थोड़ा सा इसको चला एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक कर लो। हम भी अपने आप को ठीक किए हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ देता है। और यहां जो होगा इसको कहते हैं आंतरिक परावर्तन। इसके पानी की बूंद के अंदर परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। यहां जो होगा, जब यहां आ जाएगा तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई 7 रंगों में विभक्त होगा, इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जल्दी लिख। अगले दिन से चला आपका जो टेस्ट का टाइम है वो है 7 से 8। हो गया? अरे लिख लिए। ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये चला पहला ऑप्शन मारना, ये नहीं रहेगा तो अब मारना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हम झोल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन होगा। ये मुख्य कारण है। मुख्य कारण अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा चला? वर्ण विक्षेपण। मुख्य कारण क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारिएगा? आंतरिक परावर्तन। और वो नहीं रहेगा तब क्या मारिएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो, कहते हैं इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश, ये जो आपतित प्रकाश है, वर्षा की बूंद अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। एक तो अपवर्तित करती है और दूसरा क्या करती है? विक्षेपित। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। क्या करती है चला? अब पुनः यह किरण अपवर्तित होती है, विक्षेपित करती है, जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले होता है आंतरिक परावर्तन और उसके बाद क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो क्या चुनिएगा? आंतरिक परावर्तन। तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसमें कोई झोल न है। तारा जो टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में भी कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। या यूं कहें कि तारे जो टिमटिमाते हैं अपवर्तनांक में अंतर के कारण। किसमें अंतर के कारण? अपवर्तनांक में अंतर के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण?
अपवर्तनांक में अंतर के कारण। या यूं कहें वायुमंडलीय, अल्लाह क्वेश्चन देता है कि तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब यहां देखो सघन माध्यम है, ऊपर जाओगे तो कौन माध्यम, विरल माध्यम, तो सघन और विरल माध्यम में अंतर है, तो कहते हैं अपवर्तन के कारण या अपवर्तनांक में अंतर के कारण। अपवर्तनांक में अंतर के कारण क्या होता है, अपवर्तन। जितना ज्यादा अपवर्तनांक में अंतर होगा वही क्या है, अपवर्तन है। तारों को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का, इसे क्या माना जाता है, बिंदु स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये तारे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। अन्य ग्रह पृथ्वी के नजदीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक और विस्तृत स्रोत है। जैसे सूर्य, सूर्य को हम लोग विस्तृत स्रोत मानते हैं, जबकि तारे को हम लोग बिंदु स्रोत मानते हैं। सूर्य को क्या मानते हैं, चला सूर्य हमारा विस्तृत स्रोत है। सूर्य क्या है, विस्तृत स्रोत है, और तारा क्या है, लिख लो बिंदु स्रोत है। तारा क्या है चला, बिंदु स्रोत। सूर्य क्या है, विस्तृत स्रोत, और तारा क्या है, बिंदु स्रोत। लिख लिया। अब देखो चला, मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, एक होता है दोस्त मेरे समांगी, क्या होता है, एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समांगी की अगर हम बात करें तो समांगी में हो गया तुम्हारा पानी जो समान रूप से घुला मिला हो। विषमांगी में ले लो तुम दूध, दूध दिखता समांगी है लेकिन होता विषमांगी। अब एक होता है चला टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या कहता है, देखो टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव चला, टिंडल प्रभाव कहता है कि अगर आप दूध से होकर प्रकाश को गुजारिएगा, किससे होकर, ये दूध से होकर अगर आप प्रकाश को गुजारिएगा तो ये प्रकाश नहीं गुजरेगा। पानी से होकर गुजारिएगा तो, अगर यही प्रकाश आप पानी से होकर गुजारिएगा, अगर इसमें आप पानी डाल दीजिए, आप पानी से होकर प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश गुजर जाएगा। तो इसका मतलब विषमांगी विलयन से प्रकाश गुजरता है कि नहीं गुजरता है, असमांगी से गुजरता है ना। इस दूध को हम लोग कोलाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये जो टिंडल प्रभाव में नहीं गुजरने की घटना है इसको प्रकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो टिंडल प्रभाव कहता है कि जब कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्षय हो जाता है, अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है। यही घटना कौन प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। और दूध क्या है, समांगी कि विषमांगी, दूध क्या है, विषमांगी। इसका मतलब समांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव नहीं होता है, विषमांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव होता है। लीक, हो गया। टिंडल प्रभाव कहता है विषमांगी विलयन से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा और समांगी विलयन से प्रकाश पार कर जाए। हो गया। दूध कौन विलयन है, कोलाइड। आपको टिंडल प्रभाव का संबंध किस विलयन से है, कोलाइड विलयन से। प्रकाश के किस घटना से, प्रकीर्णन से। हो गया।
हो गया। बढ़े। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव, देख लो नहीं, समांगी मिश्रण जो है, पानी समांगी है, समान रूप से मिला हुआ रहता है, ये टिंडल प्रभाव नहीं था। टिंडल प्रभाव प्रकाश का अवरुद्ध होना, रुक जाना, क्षय होना। फिर कहता है प्रकाश के कण तरंगदैर्ध्य के, यहां कॉमा होगा, तरंगदैर्ध्य, छोड़ने, ऐसे नहीं पढ़ना है, ये रेले का सिद्धांत है चला। क्या प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। जैसे धूलकण वगैरह रहता है, टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश का क्षय होता है ना, तो वही प्रकीर्णन है, वही घटना क्या है, प्रकीर्णन। ये कहता है प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। हो गया। कणों का साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होगा, श्वेत। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्या चला, क्षय। अब देखो, अगर तुम देखोगे तो बताओ सबसे कम क्षय किसका होता है, लाल का। नीचे से ऊपर जाओगे, लिख लेना, बे आ नी ह पी ना ला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता, लेकिन प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन यानी क्षय जो है वो क्या होता है, घटता। तो बताओ सबसे कम क्षय किसका होगा, सबसे कम प्रकीर्णन इसी का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, वैज्ञानिक का। जल्दी लिख। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, वैज्ञानिक का। हो गया। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, वैज्ञानिक का। प्रकीर्णन मतलब क्षय, इसीलिए खतरे में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। खतरा में कौन रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन यानी क्षय कम होता है, दूर से भी आपको दिख जाएगा। कहते कणों का साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, श्वेत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है, लाल का ज्यादा होता है कि नीला का, तो लाल का कितना गुना होगा, 1.8 गुना होता है। कितना गुना होता है, नेत्रगोलक का व्यास कितना कल पढ़ाए थे, 2.3 सेंटीमीटर, बोलो न रे। नीले प्रकाश, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले की तुलना में कितना गुना होगा, 1.8 गुना होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है, 1.8। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण कैसा प्रतीत होता है। तो ऐसे भी समझिए, दोपहर के समय सूर्य नजदीक ना होता है, तो नजदीक होता है, सातों रंग नजदीक हमारे तक पहुंचता है, और इसलिए दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है, श्वेत। और सुबह और शाम के समय लाल, क्योंकि दूर हो जाने के कारण सबका प्रकीर्णन हो जाता है, लाल का प्रकीर्णन नहीं होता। स्विच का बात सुने हैं, स्विच जानते हैं, स्विच। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को क्या करता है, जोड़ता भी है तथा
तोड़ता भी है। अरे स्विच का दोनों ना काम है, जोड़ना भी और तोड़ना भी। किसी विद्युत धारा में सतत तथा बंद पथ में विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर बंद परिपथ होगा तभी ना विद्युत परिपथ रे, खुला परिपथ होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो बंद परिपथ को ही हम लोग परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा, अब देखो चला, विद्युत धारा हम लोग कहते हैं कि धारा का प्रवाह जो होता है वो किधर से किधर, पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव। अब धारा का प्रवाह, तो चूंकि पॉजिटिव से निगेटिव होता है इसलिए हम लोग धारा को धनात्मक कहते हैं। धारा को क्या कहते हैं? अगर कह देगा विद्युत, इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणात्मक से ऋण से धन जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? धारा को क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश का प्रवाह है। तो कहते हैं, लेकिन चला अभी तक ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको कोई सुलझा नहीं पाया। यह है उल्टा, जिसको कोई साबित नहीं कर पाया। कहते हैं विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, धन से ऋण, इलेक्ट्रॉन ऋण से धन, धारा धन से ऋण, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत न है। तो इलेक्ट्रॉन धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह की ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश। जल्दी से लिख लो, एक बार और लिख लो। धारा का प्रवाह पॉजिटिव से किधर, निगेटिव। हो गया? तो धारा का प्रवाह धनात्मक आवेश का प्रवाह कि ऋणात्मक आवेश का प्रवाह? इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है, विभव में अंतर होगा या दाब में अंतर होगा, तब ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च से निम्न में। ताप में अंतर के कारण होता है ऊष्मा का प्रवाह, विभव में अंतर के कारण होता है धारा का प्रवाह, और सांद्रता में अंतर के कारण होता है गैस का प्रवाह। प्रवाह का कारण, धारा प्रवाह का कारण है, धारा प्रवाह का कारण कभी कभी यहां इसलिए दिए हैं, चला विभवांतर की जगह कभी कभी दाब भी दे देता है। धारा प्रवाह का कारण है विभवांतर, द्रव प्रवाह का कारण है स्तर में अंतर, और ऊष्मा प्रवाह का कारण है तापांतर, गैस प्रवाह का कारण है सांद्रता या घनत्व। दोनों देता है, कोई एक मारना। सांद्रता दोनों नहीं देता है, कोई एक देता है, या घनत्व में अंतर। अगर दोनों दे दिया भूल से तो सांद्रता मारिएगा, सांद्रता या घनत्व में अंतर। यहां विभवांतर के साथ साथ कभी दाब भी दे देगा, इसीलिए लाइन हम ऐड कर दिए। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश दाब या विभवांतर होता है। धारा प्रवाह किसके अंतर के कारण होगा? विभवांतर के। द्रव का प्रवाह लेवल में अंतर के कारण, ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण, गैस का प्रवाह सांद्रता या घनत्व में अंतर के कारण। चट्टा क्या लिखता है? अरे महावीरवा वाला पढ़ता है, खाली अथी पटाता है, सर की मेहनत पर पानी फेर रहा है। ये महावीरवा वाला शब्द बहुत फेमस हो गया है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है? विभवांतर या दाब में अंतर।
विभव को अस्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रियोस्टाट। परिवर्ती प्रतिरोध देखो चला, एक होता है प्रतिरोध, ये अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी तार, प्रतिरोध। और अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। देखो एक मिनट हो, बैटरी है और हम यहां एगो बल्ब लगा दिए, एगो बीच में रियो स्टार्ट लगा दिए। बैटरी के वोल्टेज पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन धारा के प्रवाह को कम ज्यादा करेगा, क्योंकि एक प्रकार का ये परिवर्ती प्रतिरोध है। अगर इतना प्रतिरोध इंगेज कीजिएगा तो कम प्रतिरोध होगा, इतना इंगेज कर दीजिएगा ज्यादा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा। अगर यहाँ प्रतिरोध, ये परिवर्ती प्रतिरोध जितना मन उतने यूज कर सकते हैं, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम, और प्रतिरोध कम हो जाएगा धारा का मान ज्यादा। लेकिन बताइए इसका जो वोल्टेज होगा ये तो फिक्स ना होगा रे, इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध धारा के मान को घटा बढ़ा देता है, जबकि वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ता। जल्दी लिख। एएलपी के एग्जाम का डेटा क्या 1 जून से है? आइए जाएगा आज ना कल, काहे टेंशन ले रहा है? वो सपना तो हर पूरा हो जाएगा। भगवान से मनाओ कि एक आध महीना लेट हो ताकि तुम पढ़ सको। अच्छा तो चला अभी आता है, वो एग्जाम तक आएगा देगा। अरे हुआ, परिवर्ती प्रतिरोध किसके मान को बदलता है? धारा के मान को क्या करता है? बदलता है। धारा के मान को क्या करता है? चला बदलता, लेकिन वोल्टेज के मान को क्या रखता है? क्योंकि इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। लिख लिया? धारा के मान को बदलता है, वोल्टेज के मान को क्या रखता है? स्थिर रखता है। देखो क्या कर रहा है, विभव को अस्थिर रखते हुए, विभव मतलब वोल्टेज ना, धारा को नियंत्रित करना अर्थात कम या ज्यादा करने वाली युक्ति को रियोस्टाट परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। किसको अस्थिर रखेगा? वोल्टेज को। किसको बदलेगा? धारा को। किसको बदलेगा? कहता है परिवर्ती प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहते, यही है परिवर्ती प्रतिरोध रियोस्टाट। जितना पर कनेक्ट कीजिएगा उतने प्रतिरोध इंगेज होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होती है। जैसे तुम ले लो कांसा, पीतल, उसका जो प्रतिरोधकता होगा उसमें जो अवयव है टीन, जिंक, इससे क्या होगा? अधिक होगा। कहता है इलेक्ट्रिक ओवन, ये तो सबको पता है चला, ये कौन प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव की चुंबकीय प्रभाव? ये विद्युत चुंबकीय तरंग सूक्ष्म तरंग के द्वारा गर्म होता है। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है चला, ओवन की अगर हम बात करें, ओवन में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग के द्वारा गर्म होता है। सूक्ष्म तरंग से गर्म होता है। ये ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं काम करता है। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता कि नहीं करता? नहीं करता। इसका जो बर्तन होता है वो बोरोसिलिकेट का होता है। किसका होता है? हम बार बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, इसका बर्तन किसका होता है? बोरोसिलिकेट का, जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ओवन में जो बर्तन होता है किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का। हो गया? यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। कौन प्रभाव पर? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग, जिसको हम लोग माइक्रोवेव्स कहते हैं, उसके द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा गर्म होता है? माइक्रोवेव्स के द्वारा गर्म होता है। इसमें बर्तन किसका होता है? बोरोसिलिकेट का। किसका बर्तन होता है? बढ़े
हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा यह गर्म होता है। बताओ चला, प्रकाशीय यंत्र के रूप में किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन। ऊष्मीय यंत्र के रूप में नाइक्रोम, ये पता है ना। इसलिए टंगस्टन को हम लोग लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। कौन एलिमेंट कहते हैं? लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट। क्यों? नाइक्रोम का उपयोग हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। जल्दी लिख। इसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च की निम्न? गलनांक और प्रतिरोध इसका क्या होता है? उच्च होता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग एलिमेंट की हीटिंग एलिमेंट? कौन एलिमेंट? इसको हम लोग लाइटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। हीटिंग एलिमेंट कौन हो जाएगा? नाइक्रोम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका? नाइक्रोम। इसका भी गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, चला मिलता भी होगा। अगला फ्यूज के रूप में सीसा और टीन, इसका गलनांक कम, प्रतिरोध उच्च होता है। आइए दोनों में अगर पहला ऑप्शन मारना होगा तो गलनांक कम मारेंगे, और दोनों साथ में रहेगा तो दोनों मारेंगे। गलनांक कम, प्रतिरोध उच्च। फ्यूज की चालकता उच्च की निम्न? प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका चालन भी तेजी से होता है। नहीं होगा चला विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा तो वही गरमाएगा, बल्ब कहिया जलाएगा। अगर डायरेक्ट पूछे फ्यूज की चालकता क्या होती है तो कहेंगे क्या? उच्च। आइए चला देख लो, पूरा एक जगह लिखल है। शक्ति, वाट शक्ति का कौन सा मात्रक है? सही मात्रक। एचपी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक। बोलो हाँ। 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 1055 जूल या 252 कैलोरी। यही तो सबको पता होगा। 1 यूनिट बराबर 3.6, जैसे सबको पता है 3.6 × 10⁵ जूल, 10⁶ जूल, लेकिन होता है 36 × 10⁵ जूल भी। आप ही जानते हैं 3.6 × 10⁶ जूल जानते हैं ना, इसी से ही आया है। क्या हो गया? हाँ वही हुआ। अरे वो हमारा इतना मैथ आता है, ये पॉइंट जो है यहां से उड़ा नीचे आया, ऊपर गया तो 5 हो गया। ऐसा बात करता है तो तापे गोबरे समझता है कि नहीं? छोटा इसी से ही आया है, लेकिन इसका दोनों रूप आप जानिए। इसको और अगर थोड़ा सा ये करोगे तो 3600 किलो जूल भी होता है। 3600 किलो जूल। हो गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया है? किलो जूल भी होता है। 3600 किलो जूल। हो गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया? एचसी और स्टेट। कौन किया था? आप फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह देगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह देगा फेराडे। देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और स्टेट किया था, लेकिन अगर कह देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? कौन किया? फेराडे।